रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 3 नए सर्कुलर जारी किए गए हैं जिसके द्वारा के बहुत से जीएसटी के इश्यूज़ को क्लैरिफाई किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। यह है सर्कुलर नंबर 160/2021 जीएसटी, जिसमें कि जीएसटी से रिलेटेड कुछ इशू को क्लैरिफाई किया गया है। सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 जीएसटी एक्ट का ये कहता था कि यदि कोई व्यक्ति इनवॉइस या फिर डेबिट नोट इशू करता है तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट है आईटीसी को क्लेम करने की, उस डेट तक ही वो उन इनवॉइस या डेबिट नोट से रिलेटेड जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता था। तो यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर ने ये डाउट रेज किया था कि फाइनेंशियल ईयर कब से माना जाएगा यदि डेबिट नोट इशू किया जाता है। क्या डेबिट नोट की डेट देखी जाएगी या फिर वो जो डेबिट नोट है जिस इनवॉइस से बिलोंग करता है उसकी डेट देखी जाएगी? क्योंकि जीएसटी एक्ट में 1 जनवरी 2021 से अमेंडमेंट की गई है, तो इसलिए ये क्वेरी रेज की गई थी। यदि रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है 1 जनवरी 2021 के बाद, लेकिन जो डेबिट नोट रेज किए गए हैं वो 1 जनवरी 2021 से पहले हैं या फिर उसके बाद में हैं, तो क्या वो अमेंडेड प्रोविज़न के अंतर्गत आएंगे या फिर जो 1 जनवरी 2021 के बाद डेबिट नोट रेज किए गए हैं उनके लिए ही अमेंडेड प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी? तो इसके लिए यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद जीएसटी एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की गई है ताकि डेबिट नोट को डी लिंक किया जा सके उसकी इनवॉइस से, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमेंडमेंट की गई है वो क्या है, जैसे कि ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया था इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, ये जो वर्ड है इसे डिलीट किया गया है और यहाँ पे अब डेबिट नोट ही वर्ड यहाँ पे है। तो इसलिए ये जो वर्ड है इनवॉइस रिलेटिंग टू सच वर ओमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो इसके लिए यदि आप मेमोरेंडम को देखते हैं, फाइनेंस बिल 2020 के क्लोज 1118 को एक्सप्लेन किया गया है ताकि जो डेबिट नोट है उसे डी लिंक किया जा सके इनवॉइस के इशुएंस से, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सके। इसलिए ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। इस प्रकार 1 जनवरी 2021 से यदि डेबिट नोट इशू किए जाते हैं तो डेबिट नोट की इशुएंस डेट को देखा जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए। इस प्रकार वो जो डेबिट नोट हैं जिस इनवॉइस से बिलोंग करते हैं उसकी डेट को नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है 1 जनवरी 2021 के बाद और डेबिट नोट इशू किए गए थे या तो पहले या फिर बाद में 1 जनवरी 2021 के, तो उस केस में भी जो अमेंडेड प्रोविज़न है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की वो एप्लीकेबल होगी, यानी कि जो डेबिट नोट की इशुएंस डेट है वो देखी जाएगी। लेकिन यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है 1 जनवरी 2021 से पहले, तो उस केस में जो अमेंडेड प्रोविज़न से पहले की प्रोविज़न थी उसे ही देखा जाएगा। तो हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए डेबिट नोट जो है 7 जुलाई 2021 को रेज़ किया गया था और जो ओरिजिनल इनवॉइस थी वो 16 मार्च 2021 को रेज़ की गई थी। तो यहाँ पे जो इनवॉइस है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से बिलोंग करती है, इसलिए इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। लेकिन जो डेबिट नोट इशू किया गया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इशू किया गया है, इसलिए इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप क्लेम कर सकते हैं अमेंडेड प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मान लीजिए इनवॉइस रेज की गई थी 15 जुलाई 2019 को, उसका जो डेबिट नोट है वो 10 नवंबर 2020 को इशू किया गया है। तो जो अमेंडेड प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आप 1 जनवरी 2021 के बाद यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं तो उसके केस में जो डेबिट नोट की इशुएंस डेट है वो देखी जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप इस डेबिट नोट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।
यानी कि सितंबर 2021 के लिए जो GST 3B को फाइल करने की ड्यू डेट है उस डेट तक आप इस डेबिट नोट का ITC ले सकते हैं, या फिर यदि आप एनुअल रिटर्न इस डेट से पहले फाइल कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो उस डेट तक आप अवेल कर सकते हैं। अगला जो क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि यदि सप्लायर QR कोड के साथ और इनवाइस रेफरेंस नंबर यानी कि इनवाइस बनाता है, क्या उसे फिर भी फिजिकल कॉपी इनवाइस की अपने साथ कैरी करनी ज़रूरी है यदि वो गुड्स को मूव करता है। तो इसके लिए CBI ने क्लैरिफाई किया है कि रूल 138A ये कहता है कि यदि गुड्स को मूव किया जाता है तो आपके पास इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान होने चाहिए, और इसके साथ ही ई-वे बिल नंबर यदि एप्लीकेबल है। और इसके साथ ही जो सब रूल यहाँ पे दिया गया था 138 सब रूल 2, उसमें क्लैरिफाई किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति क्विक रिस्पांस कोड के साथ इनवाइस जनरेट करता है जिसमें कि इनवाइस रेफरेंस नंबर भी है, तो उस केस में वो इनवाइस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस कर सकता है। उस केस में उसे फिजिकल कॉपी टैक्स इनवाइस की कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि यदि व्यक्ति क्विक रिस्पांस कोड और इनवाइस रेफरेंस नंबर के साथ जो है इनवाइस प्रोड्यूस कर देता है असेसिंग ऑफिसर के सामने या GST ऑफिसर के सामने, तो उस केस में उसे जो फिजिकल कॉपी है टैक्स इनवाइस की वो साथ में कैरी करने की आवश्यकता नहीं है जब वो गुड्स को मूव करेगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड दिया गया है, यानी कि सेक्शन 54C GST एक्ट का ये कहता है कि यदि अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता यदि गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की जाती है। तो यदि नील रेट है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, क्या फिर भी रिफंड नहीं क्लेम किया जा सकता अनयूटिलाइज्ड ITC का? इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ पे जो वर्ड सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी यूज़ किया गया है सेक्शन 54 में, वो उन गुड्स के लिए यूज़ किया गया है जिन पे कि एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसलिए यदि गुड्स के ऊपर नील रेट है या फिर जो गुड्स हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट से, तो उस केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगेगी। इस प्रकार यदि आपकी नील रेट ऑफ गुड्स हैं जिन पे के एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है या फिर एग्जम्प्ट हैं, तो उस केस में यदि गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है और आपका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उस केस में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट इशू को क्लैरिफाई करने के लिए CBIC के द्वारा सर्कुलर नंबर 161/2021 इशू किया गया है। GST एक्ट के अंतर्गत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया था कि यदि सर्विस सप्लाई की जाती हैं जहाँ पे कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट है डिस्टिंक्ट पर्सन की, तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये डाउट था कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में कोई ब्रांच है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, या फिर इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, और उसकी ही एक दूसरी सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया है जो कि आउटसाइड इंडिया के लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो क्या ये यदि एक दूसरे को सर्विस देते हैं उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा या फिर नहीं? तो इसके लिए ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई है कि GST एक्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है वो क्या होती हैं, उन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। और इसके साथ ही जो है GST एक्ट के अंतर्गत डेफिनेशंस को भी चेक किया गया कि जो पर्सन की डेफिनेशन है उसके अंदर कंपनी को भी डाला गया है, और यदि कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर होती है तो उसे भी पर्सन माना गया है। इसी प्रकार कंपनी और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन कंपनी एक्ट के अंतर्गत रेफर की गई। कंपनी का मतलब है कि जो कंपनी इंडियन एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट होती है, फॉरेन कंपनी का मतलब है जो कि कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है। इस प्रकार इन प्रोविज़न को एनालाइज किया गया और ये देखा गया कि यदि एक एस्टेब्लिशमेंट दूसरी एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस देती है और वो डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टेब्लिशमेंट में है तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहा जा सकता। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में कोई ब्रांच है, एजेंसी है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है, तो उस केस में ये यदि एक दूसरे को सर्विस देंगे तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि इंडियन कंपनी है, उसकी आउटसाइड इंडिया कोई ब्रांच है या एजेंसी है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है आउटसाइड इंडिया,
तो उस केस में भी यदि इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया को सर्विस देती है तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जा सकता। इस प्रकार ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफिस होते हैं या एजेंसी है या ब्रांच है वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं या फिर इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं, तो ये यदि एक दूसरे को सर्विस देंगे उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि कोई कंपनी है इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसकी ही कोई सब्सिडरी कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है यानी कि फॉरेन कंपनी है, वो यदि एक दूसरे को सर्विस देंगे तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इन्हें सेपरेट पर्सन माना गया है। तो इस प्रकार ये क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। इस प्रकार क्योंकि ये जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ मानी जाएंगी यदि सब्सिडरी या फिर सिस्टर कंसर्न या फिर ग्रुप कंसर्न जो है फॉरेन कंपनी की जो है वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत और एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई इंडियन कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है और उसकी आउटसाइड इंडिया सब्सिडरी कंपनी बन जाती है तो वो यदि एक दूसरे को सर्विस देंगे तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यदि जो बाकी कंडीशंस है वो फुलफिल कर देते हैं। एक और सर्कुलर 159/2021 जीएसटी इशू किया गया है जिसमें कि इंटरमीडिएट सर्विस के स्कोप को क्लैरिफाई किया गया है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरमीडिएट को डिफाइन किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स सर्विस या फिर सिक्योरिटीज़ को अरेंज या फैसिलिटेट करता है दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, भले ही वो ब्रोकर हो, एजेंट हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, उसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। लेकिन यदि वो ये गुड्स सर्विस या सिक्योरिटीज़ अपने अकाउंट पे सप्लाई करता है तो उसे इंटरमीडिएट नहीं माना गया है। ये जो कंसेप्ट है इंटरमीडिएट का वो सर्विस टैक्स रेजीम से बोरो किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विस टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्या डेफिनेशन थी। यहाँ पे जो वर्ड है गुड्स और सर्विस जो है वो दिया गया था, यहाँ पे वर्ड जो सिक्योरिटीज़ है वो नहीं लिखा गया था, लेकिन जीएसटी एक्ट में जो एडिशन किया गया है वो सिक्योरिटीज़ वर्ड का किया गया है, जो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की है। इस प्रकार किसी भी सर्विस को इंटरमीडिएट सर्विस मानने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी कि मिनिमम 3 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो 2 पार्टियों के बीच में किसी गुड्स या फिर सर्विस को अरेंज करता है या फिर फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज़ का भी होना ज़रूरी है, यानी कि मेन सप्लाई होती है 2 प्रिंसिपल के बीच में, जो कि गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है या फिर सिक्योरिटी सप्लाई करने की हो सकती है। एंसिलरी सप्लाई होती है जहाँ पे के जो इंटरमीडिएट है वो मेन सप्लाई को फैसिलिटेट करता है या फिर अरेंज करता है। इस प्रकार जो एंसिलरी सप्लाई है वो इंटरमीडिएट सर्विस होती है, जो कि मेन सप्लाई से आप क्लियरली जो डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मेन सप्लाई में इन्वॉल्व होता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे तो उसे इंटरमीडिएट सर्विस नहीं कहा जा सकता। और इंटरमीडिएट सर्विस में एजेंट होता है, ब्रोकर होता है या फिर कोई भी और व्यक्ति। यहाँ पे जो वर्ड डेफिनेशन में यूज़ किया गया है वो मीन्स वर्ड यूज़ किया गया है। इस प्रकार जो इंटरमीडिएट होता है वो फैसिलिटेट करता है या फिर अरेंज करता है किसी दूसरी सप्लाई को, यानी कि वो अपने आप सप्लाई प्रोवाइड नहीं करता, वो फैसिलिटेट करता है जो है मेन सप्लाई को। तो यहाँ पे रोल जो है इंटरमीडिएट का वो एक सपोर्टिव रोल होता है। यदि कोई व्यक्ति गुड्स या फिर सर्विस या फिर सिक्योरिटी अपने अकाउंट में सप्लाई करता है तो उसे इंटरमीडिएट सर्विस नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मेन सप्लाई को भले ही फुल्ली या फिर पार्टली जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे सप्लाई करता है तो उसे इंटरमीडिएट नहीं कहा जा सकता। यदि सर्विस की सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी जाती है तो वो भी इंटरमीडिएट सर्विस नहीं है। मान लीजिए ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है और ए को एनुअल मेंटेनेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना है मशीनरी का, और ए ये कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है मिस्टर सी को। इस प्रकार मिस्टर सी के द्वारा जो यहाँ पे सर्विस दी जाएगी वो इंटरमीडिएट सर्विस नहीं होगी। इंटरमीडिएट सर्विस की डेफिनेशन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन होता है, लेकिन ये तभी रेलेवेंट है यदि जो सप्लायर है इंटरमीडिएट सर्विस का या फिर जो रिसिपिएंट है इंटरमीडिएट सर्विस का वो आउटसाइड इंडिया है उसकी लोकेशन। तो इसके लिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन देके समझाया गया है कि मान लीजिए ए जो है मशीन को मैन्युफैक्चर करता है, सप्लाई करता है, और सी हेल्प करता है ए की इन मशीन को सेल करने के लिए, और यहाँ पे वो बी को आइडेंटिफाई करता है यानी कि कस्टमर्स एक्स्ट्रा को,
ताकि ये जो मशीन है वो सेल की जा सके। तो यहाँ पे जो सी सर्विस दे रहा है ए को, वो इंटरमीडिएट की सर्विस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो मेन सप्लाई में इन्वॉल्व है यानी कि मशीन में, और उसको अरेंज और फैसिलिटेट कर रहा है मिस्टर सी। दूसरी इलस्ट्रेशन दी गई है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ए को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बी से ताकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सके। और ए इसका एक जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर का वो आउटसोर्स कर देता है सी को, और सी को बी से इंटरेक्ट करना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पे जो सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और डेवलप करने की, वो मेन सप्लाई कर रहा है। इस प्रकार सी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरमीडिएट सर्विस नहीं है बल्कि मेन सप्लाई है। इसी प्रकार एक इंश्योरेंस कंपनी है पी जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, उसे इंडिया में इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, इसलिए वो क्यू के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। और इस केस में क्यू जो है वो आर से सर्विस लेता है जो कि इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करने की सर्विस देता है। इस केस में क्यू पी से कमीशन चार्ज करता है 1% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो इस केस में जो क्यू है वो इंटरमीडिएट माना जाएगा, क्योंकि इस केस में वो पी और आर के बीच में जो है वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है और अरेंज कर रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए ए जो है कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करता है, सप्लाई करता है, जो कि यूएसए में बेस्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर सप्लाई करता है, लेकिन इसके लिए उसे कस्टमर सर्विसेज भी देनी है, कस्टमर केयर सर्विस। तो इसके लिए वो बी के साथ यानी कि बीपीओ फर्म के साथ एंटर होता है ताकि सर्विस दी जा सकें। तो इस केस में जो बी है वो इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस दी जा रही है। यहाँ पे जितनी भी इलस्ट्रेशन दी गई हैं वो सब इंडिकेटिव हैं, एग्जस्टिव नहीं है, क्योंकि केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि क्या कोई सर्विस इंटरमीडिएट सर्विस है या फिर नहीं, क्योंकि इसके लिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट हैं वो चेक करने हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट सर्विस की, जो कि हमने अभी पिछले पैराग्राफ में डिस्कस की हैं, वो भी देखी जाएंगी, और जो डेफिनेशन दी गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वो देखी जाएगी, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप टॉपिक वाइज जीएसटी की कमेंट्री को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे क्लिक करके टॉपिक वाइज जीएसटी के जो आपके इश्यूज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।